Hello, I'm Jigisha Bundele and you're watching Kara News. When your skin becomes your priority, your well-being will also become a priority for your skin as well. Today we have a very well-known Dr. Dipali Thakur from Aspire Aesthetic Skin and Hair Laser Clinic. Dr. Dipali Thakur आज हमारी स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं स्किन एंड हेयर रिलेटेड बातों की। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में कि आप इतने बिजी, इतना आपका शेड्यूल इतना पैक्ड होता है, फिर भी आप टाइम निकाल के हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए मैं आपको बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू जिगिशा। मैम, हम अपने फर्स्ट सवाल पे चलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो सबसे ज़्यादा स्किन को लेके कंसर्न है और सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्टेड है वो टीनेजर। तो सबसे पहले हम अपने सवाल की शुरुआत करते हैं एक्ने और पिंपल ट्रीटमेंट की। ओके सबसे पहले तो जिगिशा उसका ट्रीटमेंट समझने के पहले हम उसका रूट कॉज समझते हैं कि पिंपल्स एक्ने क्यों होते हैं। बेसिकली टीनेजर्स में पिंपल्स का और एक्ने का कॉज होता है उनका हाइजीन से रिलेटेड, जो जितना कंसर्न उनको होना चाहिए उतना नेग्लिजेंस रहता है। तो वो रेगुलर प्रॉपर उनका फेस वॉश नहीं करते हैं, इसलिए पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद फिर पिंपल्स हो जाते हैं। दूसरा उनका रीज़न रहता है हार्मोनल, जो इम्बैलेंस टर्बुलेंस उसके ये एज में रहता है, प्यूबर्टी एज में और टीनेज में जो हार्मोनल टर्बुलेंस रहता है उसके कारण भी बहुत ज़्यादा एक्ने फ्लेयर अप होता है। इसके ट्रीटमेंट में जनरली हम केमिकल पील्स, ये बेसिक ट्रीटमेंट प्रेफर कर सकते हैं टीनेजर्स के लिए। दूसरा है उनको लेज़र्स कर सकते हैं। ये दो ट्रीटमेंट्स हम टीनेजर्स को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। थर्ड है होम केयर, इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना क्लिनिकल प्रोसीजर्स इम्पॉर्टेंट है। अगर क्लिनिकल प्रोसीजर्स करके जाएंगे तो दे शुड अप्लाई रेगुलरली सनस्क्रीन, दे हैव टू वॉश देयर स्किन विथ सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड कंटेनिंग फेस वॉश and some like healthy habits they should inculcate, like having healthy food, avoiding जंक फूड। ये भी चीज़ें जो है उनके एक्ने पिंपल्स के लिए रीज़न रहती है। यस मैम। तो मैम मैं थोड़ा सिंपल करना चाहती हूँ, जैसे टीनेजर उनको, जैसे आपने एसिड्स की बात करी, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, तो इसका इतना नॉलेज नहीं होता है। तो आप अगर एक छोटा सा रेजिमे बताना चाहोगे, जैसे CTM बोलते हैं, क्लिनजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, तो ऐसा कुछ रूटीन है कि वो एकदम बजट फ्रेंडली भी रहे और वो लोग ईजिली अप्लाई भी कर सके? राइट। टीनेजर्स के लिए दो ही चीज़ वो रेगुलर फॉलो करेंगे, दैट इज़ फेयर इनफ। सबसे पहले तो उनका एक अच्छा क्लिनजर यूज़ करना है और दूसरा सनस्क्रीन लगाना है। दो चीज़ें भी वो करेंगे तो भी उतना ही सफिशेंट है। और उनका लाइफस्टाइल थोड़ा प्रॉपर करें, जंक फूड अवॉइड करके थोड़ा हेल्दी चीज़ों पे आ जाए। जी मैम। तो मैम इसी के साथ हम अपने दूसरे सवाल पे चलते हैं, जो कि हेयर लेज़र रिमूवर ट्रीटमेंट के बारे में बताइए। राइट। हेयर लेज़र ट्रीटमेंट, हेयर लेज़र रिमूवल इसलिए अभी ज़रूरी होता जा रहा है कि एवरीवन वांट्स टू बी प्रेजेंटेबल। और स्किन का जो हेयर ग्रोथ होता है, मीन्स अगर फीमेल कोई है तो उनका अगर फेस पे हेयर ग्रो होता है डार्क कलर का, ब्लैक कलर या ब्राउन कलर का, तो उसमें एक अनइवननेस आ जाता है फेस में। और दूसरा है वो हेयर फॉलिकल्स में इन्फेक्शन होके पिंपल्स भी आते हैं, दोनों चीज़ें। बॉडी हेयर के से की बात करें तो हर कोई अभी शॉर्ट्स पहन के स्लीवलेस पहनना प्रेफर करता है रेगुलर लाइफ में। तो ये हेयर रिमूवल अगर करवाते हैं, उसकी 5 to 6 सिटिंग, 6 मंथ्स आप एक कोर्स ड्यूरेशन अगर आप फॉलो करते हैं प्रॉपरली, तो लाइफ लॉन्ग आपको वो यू गेट रीड ऑफ दिस अनवांटेड हेयर्स। तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है लेज़र हेयर रिमूवल का, जिसमें पेन भी नहीं होता है और बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में अवेलेबल होता है। मैम जैसे हेयर रिमूवर का बोलते हैं, वो भी लेज़र से, तो सब बहुत सारी मोस्टली फीमेल्स को एकदम डर लगने लगता है कि क्या शायद इसमें हम इतना पेन मतलब सह पाएंगे या नहीं पाएंगे। नहीं, इट इज़ एब्सोल्युटली पेन फ्री, एब्सोल्युटली पेन फ्री। उसमें एक 0% भी पेन नहीं रहता है। और आजकल जो लेज़र मशीन्स अवेलेबल होती है उसमें कोल्ड प्रोब्स रहते हैं, जो हीट रहता है मशीन का वो भी आपकी बॉडी में फील नहीं होता है। सूदिंग कोल्ड बर्फ जैसे आपकी बॉडी से घूम रहा है, यही फीलिंग रहता है। और जिसमें हेयर रिडक्शन होता है, धीरे धीरे करके हेयर स्मॉल होके वैनिश हो जाता है। इस तरह से वो ट्रीटमेंट होता है। ओके। और मैम हमें थोड़ा बॉडी कॉन्टोरिंग के बारे में बताइए। राइट।
बॉडी कंट्यूरिंग में दो चीज़ें होती है, एक फेशियल कंट्यूरिंग और एक बॉडी कंट्यूरिंग। अभी जो ज़ीरो फिगर है, इस तरह का एक ट्रेंड कुछ साल चला है, बट अभी वैसा नहीं है। आजकल सब लोगों को एक कंट्यूर बॉडी चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्लैट कोई भी पोर्शन में फ्लैट रहना या ओवर एक्सेस वहाँ पे फैट्स बल्जिंग होना, ये किसी को भी पसंद नहीं है। बिकॉज फैशन इंडस्ट्री ने भी वैसा ट्रेंड चलाया है कि आपको इस तरह का एक फैशन आउटफिट पहनना है तो यू हैव टू बी लाइक दिस ओनली। तो आपका जो बॉडी कंट्यूरिंग है, इसके लिए ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे तो इसमें लाइपो लेज़र, हाइफू, ये और आइस कोल्ड एक क्रायो वाला एक ट्रीटमेंट होता है। ये 2-3 ट्रीटमेंट्स बॉडी कंट्यूरिंग के लिए यूज़ की जाती है। और फेस कंट्यूरिंग के लिए थोड़ी अलग ट्रीटमेंट्स होती है, जिसमें हाइफू भी आता है और फिलर्स या थ्रेड्स, ये सारी ट्रीटमेंट भी फेशियल कंट्यूरिंग के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, तो मैम फिर भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि इसकी एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है। बॉडी कंट्यूरिंग के लिए जो क्रायो का मेथड होता है, उसमें कुछ प्रोब्स बॉडी में लगाए जाते हैं। जैसे लाइपो लेज़र में भी यही फिनोमिनन यूज़ होता है, बस फिनोमिनन अलग अलग है चीज़ों का, बट एज सच मेथड सेम होती है। कुछ प्रोब्स जो टारगेटेड एरिया है जहाँ पे बॉडी फैट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है और सालों से एक्यूमुलेटेड हो रहा है, जिसमें आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, डाइट भी कर रहे हो, फिर भी वो एरिया जो है वो स्टबन फैट जो होता है, जिसको हम सेल्यूलाइट भी बोलते हैं, वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। वो एरिया वहाँ पे ये नहीं हो रहा है, डिज़ोल्व होके वो थिन नहीं हो रहा है। तो वो टारगेटेड एरिया को फोकस करते हैं और वो फैट को मेल्ट करके फिर बॉडी का मेटाबॉलिज्म में वो एब्सॉर्ब हो जाता है। इस तरह से लाइपो लेज़र में रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी यूज़ की जाती है। क्रायो मेथड में क्रायो मेथड का जो फ्रिक्वेंसी है वो यूज़ किया जाता है। बट टारगेट एरिया जो सेलुलाइट है, जो स्टबन फैट है, उसको डिज़ोल्व करके एब्सॉर्प्शन, यही इसका मेन ये रहता है फिनोमेनन। ओके और मैम जैसे कि एज सबकी एक टाइम पर सबकी एज बढ़ने लगती है, तो उसका इफेक्ट हमारी स्किन पर दिखने लगता है। लेकिन ऐसे कौन से मेजर्स है जो हम ऑलरेडी उस जैसे बोलते हैं कि 20+ हो जाए तो आपने कुछ कुछ अपनी स्किन केयर रूटीन में ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे आप एंटी एजिंग से बच सके? डेफिनेटली। देखो, आपने 20s की अगर बात की है तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये स्लैब्स को हम अलग अलग स्किन केयर रेजिम में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप अपने 20s में हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सनस्क्रीन। अगर सनस्क्रीन आप बहुत रेगुलरली रिलीजियसली अप्लाई कर रहे हो तो फोटो एजिंग जिसको बोलते हैं, जिससे सन एक्सपोजर से एजिंग हो रहा है, वो एजिंग से हम बच सकते हैं। दूसरा, उसमें क्लिनजिंग जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आजकल बहुत लोगों का स्क्रीन एक्सपोजर बढ़ गया है। जो लैपटॉप पे बहुत टाइम तक काम करते हैं, 20s और 30s के लोग ही जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर है। तो लोगों को लगता है कि मैं घर में बैठ के ही काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे तो सन एक्सपोजर ही नहीं है। बट इट्स नॉट दैट। जो ब्लू लाइट है जो स्क्रीन से आ रहा है, वो भी आपकी स्किन को अफेक्ट कर रहा है। तो स्किन सनस्क्रीन इज़ मस्ट फॉर एवरीवन, दोज हु आर वर्किंग इंडोर और आउटडोर। और अगर हम 30s के बाद अगर बात करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी का कोलेजन कम होता जाता है। तो 30s के बाद थोड़ा रिंकलिंग स्टार्ट होता है, फाइन लाइन स्टार्ट होती है। तो उसके लिए आप बोटॉक्स जैसी ट्रीटमेंट को ऑप्ट कर सकते हो। उसके थोड़ा आगे चल के बात करते हैं, अगर सैगिंग स्किन में दिख रहा है, स्किन का कुछ पोर्शन ऐसा लग रहा है कि वो सैग हो रहा है, तो उसको लिफ्टिंग के लिए एक थ्रेड्स का ट्रीटमेंट होता है। वो भी बहुत अच्छा और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और उसका लास्टिंग भी बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद जो कोलेजन धीरे धीरे स्किन में बनना कम होता जाता है, तो वॉल्यूम फेस का जो है वो कम होता है। तो वो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम फिलर्स का ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, जो भी कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहता है। उसका लास्टिंग भी 1.5 साल से 2 साल तक रहता है। ओके तो मैम आपने बीच में एक बार बोटॉक्स का जिक्र किया, तो वो असल में होता क्या है, हमें वो बताइए। बोटॉक्स मीन्स एक बोटुलिनम टॉक्सिन है। एक्चुअली बोटॉक्स ये कंपनी का नाम है, ये ट्रीटमेंट का नाम नहीं है। बोटुलिनम टॉक्सिन नाम का एक मेडिसिन होता है। इसको टॉक्सिन बोलने पर ये एक बहुत ही सुपर प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ टॉक्सिन रहता है, जो जब हम फेस की जो एक्सेसिव मूवमेंट करने वाली मसल्स होती है, उनका एक्टिविटी वो स्टॉप कर देता है या कम कर देता है।
फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी कि फोरहेड का मसल जो हमारा हिलता है कंटिन्यूअस, तो हाँ। एक फोरहेड पे लाइंस आ जाती है, तो उसमें अगर हम बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्ट कर देते हैं तो वो मसल का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसके कारण जो रिंकल्स और फाइन लाइंस आती है वो आना बंद हो जाता है। ओके तो ये बहुत अच्छा एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। यू शुड ऑफ कोर्स यू शुड एज ग्रेसफुली। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड यू शुड एक्सेप्ट इट, बट यू शुड एज ग्रेसफुली। तो ये सारी जो एडवांस ट्रीटमेंट है आप ऑप्ट कर सकते हैं और आपके एजिंग प्रोसेस को ऑफ कोर्स आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैम ये सब तो हो गई सर्जिकल प्रोसेसेस। आपकी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर आप नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट भी ट्रीटमेंट देते हो, तो वो किस प्रकार से होता है? नहीं चिकित्सा, ये जो ट्रीटमेंट्स मैंने बताई दीज आर ऑल नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स। ओके। सर्जिकल इज समथिंग प्लास्टिक सर्जरी। ओह। ये प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारे लोगों को सर्जरीज नहीं ही करनी होती है। प्लास्टिक सर्जरी इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन। जिनको उसमें जाना है तो वो भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है। हाँ। जैसे अंडर एयर बैग्स जो होती है दे आर सो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, बट अगर आपको सर्जिकल ऑप्शन अवॉइड ही करना है तो उसके लिए नॉन सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं, लाइक थ्रेड्स, बोटॉक्स और फिलर्स, जैसे मैंने बताया। ओके। अगर आपको सर्जरीज अवॉइड करनी है तो दीज ऑल आर द नॉन सर्जिकल ऑप्शंस ओनली। ओके। तो ये थे डॉक्टर दीपाली ठाकुर हमारे साथ। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट डॉक्टर दीपाली ठाकुर पडोले, एस्थेटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। इनका एड्रेस है प्लॉट नंबर 04, वर्धा रोड, अपोजिट टाटा क्रोमा, अजनी चौक, रामकृष्ण विवेकानंद नगर, नागपुर। ओके, थैंक यू मैम। इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता थी वो भी आपकी वजह से पता चली, और हमारे दर्शकों को भी इसी तरीके से और नॉलेज आपकी वजह से मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारी स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।